फ्रांस के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर अबू धाबी पहुंचेंगे। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए अहम माना जा रहा है ये दौरा। यूएई में शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात में भारत यूएई संबंधों को और अधिक मजबूत करने पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में फ्रांस के राष्ट्रपति ने दिया रात्रि भोज। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत फ्रांस की मजबूत दोस्ती को सराहा। दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस सीईओ फोरम की बैठक में भी लिया हिस्सा। व्यापार क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति पर जताई खुशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने साझा वक्तव्य में भारत फ्रांस संबंधों की मजबूती पर दिया जोर। पीएम ने कहा, रक्षा सहयोग हमारे संबंधों का है एक मजबूत स्तंभ। फ्रांस की मशहूर हस्तियों ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान जारी। उपराज्यपाल ने खुद मौके पर पहुंचकर की राहत मुहिम की निगरानी। राहत अभियान में भारतीय सेना भी जोर शोर से जुटी। और क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने वेस्ट इंडीज को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में पारी और 141 रन से हराया। दूसरी पारी में अश्विन ने झटके 7 विकेट। शतकवीर यशस्वी जायसवाल बने प्लेयर ऑफ द मैच। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस का सफल दौरा संपन्न करके संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर अब से कुछ देर बाद अबू धाबी पहुंचेंगे। पीएम मोदी आज यूएई के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। पीएम संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। भारत यूएई दोस्ती को और मजबूत करने की दिशा में पीएम के इस दौरे को अहम माना जा रहा है। तो यूएई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए वहां रह रहे भारतीयों में अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। विश्व मलयाली परिषद के उपाध्यक्ष चार्ल्स पॉल ने पीएम के यूएई दौरे का तहे दिल से स्वागत किया है। चार्ल्स पॉल ने कहा है कि ये गौरवशाली क्षण होगा जब पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। नमस्ते प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। Congratulations on your 5th visit to the United Arab Emirates. It's an honor to send this message on behalf of World Malayali Council WMC. This milestone visit holds immense significance as it signifies the strong bond between India and the UAE. Your unwavering commitment to strengthening bilateral ties is commendable and we are really grateful for your efforts. With each visit, you have brought forth greater cooperation, economic growth and cultural exchange between our nations. The Indian diaspora in the UAE has flourished under your leadership and we are grateful for the countless opportunities created for our community. As the representative of the World Malayali Council WMC, we are proud to stand beside you in this journey. Your vision for India's progress has truly inspired us and we pledge our unwavering support in achieving our shared goals. May this 5th visit be filled with productive discussions, partnerships and moments of celebration. We look forward to witnessing the further strengthening of our historic relationship. Wishing you a successful and memorable trip. Jai Hind. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस के लॉवरे संग्रहालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में दुनिया को कई उतार चढ़ाव और चुनौतीपूर्ण समय का सामना करना पड़ा, लेकिन फ्रांस और भारत के बीच दोस्ती बनी रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम न केवल दोनों देशों के कल्याण में बल्कि विश्व शांति और सुरक्षा में भी योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी साझेदारी वैश्विक भलाई के लिए
एक शक्ति है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एलिसी पैलेस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। दोनों ही नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। इस द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और भी सुदृढ़ किया गया। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर बतौर विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत करने को गौरव का क्षण बताया। उन्होंने भारत और फ्रांस के प्रगाढ़ संबंधों की वजह लोकतंत्र, समानता और बंधुत्व के साझा मूल्यों को बताया। रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्षों पर प्रधानमंत्री ने फ्रांस को एक स्वाभाविक साझेदार बताया और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, साइबर और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने पर जोर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एलिसी पैलेस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत हुई। रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्षों पर प्रधानमंत्री ने फ्रांस को एक स्वाभाविक साझेदार बताया। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, साइबर और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में और भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों देशों के स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने पर बल दे रहे हैं। समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर हमें टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स के लोकतंत्रीकरण के लिए लगातार काम करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण सुरक्षा हमारी साझा और मुख्य प्राथमिकता रही है। इस दिशा में हमने पहले ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित किया था, जो अब एक मूवमेंट बन गया है। प्रधानमंत्री ने ब्लू इकोनॉमी और ओशियन गवर्नेंस के क्षेत्र में फ्रांस के साथ साझेदारी की अपेक्षा जताई। रक्षा सहयोग को प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को मूलभूत स्तंभ बताया। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं, तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें। हमारी डिफेंस स्पेस एजेंसीज के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं हैं। फ्रांस की कंपनियों द्वारा एमआरओ फैसिलिटीज, स्पेयर पार्ट्स, हेलीकॉप्टर के लिए इंजन का प्रोडक्शन भी भारत में किए जाने पर हम आगे बढ़ रहे हैं। नागरिक परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष और नौवहन क्षेत्र में आगे बढ़ने की भी बात कही। यूक्रेन युद्ध और कोविड-19 महामारी के नकारात्मक प्रभाव की बात प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराई। उन्होंने कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही हल निकाला जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थायी शांति के लिए भारत हर प्रयास करने के लिए तैयार है। हमारा मानना है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। भारत स्थायी शांति की बहाली में योगदान देने के लिए तैयार है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और फ्रांस हमेशा साथ रहे हैं। हम मानते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने बैस्टिल डे पर भारतीय मार्चिंग दस्ते की शिरकत को सराहा। उन्होंने भारत के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालना पर जोर दिया और दोनों ही देशों के बीच एक रोड मैप पर काम करने की बात कही। हमारे जो सामरिक हित हैं वो उसका अभिसरण हम इंडो पैसिफिक तक जाता है, क्योंकि हमारे एक ही दृष्टिकोण है इसके बारे में। हम आधिपत्य से लड़ना चाहते हैं। हम हमारे सशस्त्र बल नियमित बातचीत कर रहे हैं और पूरी योगदान कर रहे हैं ताकि जो शांति है और सुरक्षा है इस क्षेत्र में बनाई रहे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान रहे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की विशेष हस्तियों से भी मुलाकात की, जिसमें फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी ब्रांड शनेल की सीईओ लीना नायर, फ्रांस के एरोस्पेस इंजीनियर और पायलट थॉमस प्रिस्केट और वयोवृद्ध प्रसिद्ध योग प्रशिक्षक शार्लेट शोपा भी शामिल रहीं।
भारत फ्रांस सीईओ सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। कंपनियों के मुख्य कार्यकारियों से उन्होंने मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस के संबंधों में बिजनेस लीडर्स का भी एक बड़ा योगदान रहा है। आपसी विश्वास और करीबी साझेदारी की इस शानदार यात्रा में आप जैसे बिजनेस लीडर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं चाहूंगा कि सभी साथी मिलकर के हम दोनों देशों की जो यात्रा है उसको गति दें और अधिक सामर्थ्य दें। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान ये तय हुआ है कि दोनों देश मिलकर रिश्तों का नया अध्याय लिखेंगे, तो साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि साथ मिलकर तीसरे देश के लिए रक्षा उत्पादन करेंगे, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देश अपनी साझेदारी को भी बढ़ाएंगे। कैमरामैन कृष्ण कुमार राणा के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज, पेरिस। और फ्रांस की कई जानी मानी हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पेरिस में मुलाकात की। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात को अपने लिए सम्मान की बात बताया। He has a strength that is really uncommon and a determination to convince the people talking with him. He's really impressive, and I think he's here to celebrate this partnership between France and India, and I think it's on one of the very important moments that we are going through history now. It was a great honor for me and the Assembly because I am a very young member of Parliament, so it was very impressive to benefit with such a great man and with the experience as a leader of the great nation which is India. So it was a great honor, and we have discussed about ecology, economy, globalization. I enhanced the issue of the cultural unity between France and India. उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात को अपने लिए सम्मान की बात बताया। बहुत सारे हस्तियों से मुलाकात हुई और सभी ने बताया कि पीएम मोदी से मिलकर ये उनके लिए गौरव की बात है। और विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने एक प्रेस वार्ता में बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस यात्रा के दौरान अभूतपूर्व ढंग से सम्मानित किया गया। भारत और फ्रांस के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए बनी सहमति का जिक्र करते हुए विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देशों ने इसके लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की है। विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देशों ने सुरक्षा और संप्रभुता के क्षेत्र में सहयोग का खाका तैयार किया है। Partnership for security and sovereignty. It takes a very, I would say, comprehensive approach to how India and France would approach their partnership in the space of security and sovereignty. It doesn't look at individual transactions. It doesn't even look at individual segments of it. But it looks at security in the widest possible perspective, reduces it into what specific things could be achieved by the two countries. विदेश सचिव ने बताया कि विज्ञान, तकनीक और अकादमिक सहयोग पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। इसको लेकर दोनों देशों ने विस्तृत रूपरेखा बनाई है। Science, technology and academic cooperation between research institutions between the two countries, which then again breaks itself down into scientific cooperation, critical technologies, health cooperation, cyber cooperation, digital regulatory framework engagements, cooperation in digital technologies specifically. विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देश सभी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिंद प्रशांत में भारत फ्रांस साझेदारी के लिए दोनों देशों ने रोड मैप तैयार किया है। If we were to zoom in into the specific key strategic elements of the relationship in Horizon 2047, we also have a roadmap for India-France partnership in the Indo-Pacific, which, as I said, focuses entirely on a set of collaborative engagements that India and France could undertake in the area, in the entire geography of Indo-Pacific moving forward. विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर सुझाव देने की समय सीमा 2 सप्ताह तक बढ़ा दी है। कमीशन ने राय देने की अंतिम तिथि अब 28 जुलाई तय कर दी है।
और उत्तराखंड के चमोली जिले में लगातार बारिश के बाद कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। जिले में हुई ताजा घटना में पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क अवरुद्ध हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल इस घटना के वीडियो की पुलिस ने भी पुष्टि की है। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि राज्य के मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज मौसम सामान्य रहने की संभावना है। वहीं राज्य के कुछ जिलों के अलग अलग हिस्सों में आज बारिश की भविष्यवाणी की गई है। बारिश के कारण राज्य की कई नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है, जिसमें बक्सा, बिस्वनाथ, बोंगाईगांव, चिरांग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, नलबाड़ी, तिनसुकिया, जोरहाट, माजुली, नागांव, शिवसागर, लखीमपुर, कोकराझार, नलबाड़ी शामिल हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 67,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, तो वहीं 2,770.84 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जो है वो भी बाढ़ से प्रभावित है और 49,000 से अधिक मवेशी इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में हैं। कल 10 नाव तैनात की गई और 65 लोगों को बाढ़ वाले इलाकों से निकाला गया। कल 78 राहत केंद्र खोले गए, जिसमें 59 राहत वितरण केंद्र और 19 राहत शिविर हैं। 24 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस साल अब तक असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने में मददगार साबित हुई है। कोरोना काल में शुरू हुई इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जरूरतमंदों के लिए सहारा बनी है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा गरीबों व जरूरतमंद लोगों को राहत प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में रेहड़ी पटरी व सब्जी बेचने वालों को भी योजना के तहत मुफ्त राशन सुविधा का लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 5-5 किलो अतिरिक्त चावल और गेहूँ मुफ्त में उपलब्ध करवाया जा रहा है। उनको चावल दिया, आटा दिया, तेल दिया और जोतों के लिए घी दिया। पूरा राशन मिला था, पूरा अच्छा सहयोग दिया। कोरोना में, लॉकडाउन में अच्छा एक बार नहीं 10 बार तो उसमें राशन दिया। लॉकडाउन में खाते में पैसे भी दिए थे। ये बहुत ही अच्छी योजना थी, क्योंकि उस वक्त लोग जो गरीब लोग जो है भूखे मर रहे थे, जो बाहर के स्टेटों में यहाँ रह रहे थे, तो उनके लिए एक जो है ये बहुत वरदान सिद्ध हुआ और उनको नया जीवन मिला, क्योंकि उन दिनों ना कोई रोजगार था ना कुछ था। तो इस अन्न योजना से जो है उनको बहुत ही फायदा हुआ। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में योजना चलाई थी, गरीब कल्याण योजना, उससे हमें प्रवासियों को बहुत ही अच्छा लाभ मिला। कोरोना महामारी के दौरान शुरू की गई ये योजना गरीब व जरूरतमंद परिवारों के लिए हर माह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की ये योजना मुश्किल समय में लोगों के लिए सहारा बनी है। हमीरपुर से जसवीर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जारी है। तीर्थयात्रियों का एक और जत्था श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से आज सुबह रवाना हुआ। यात्रा शुरू होने से अब तक 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए।
वैसे तो देश भर में तरह तरह के और कई प्रजातियों के आम इस समय बाजार में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश आम महोत्सव में ऐसे आम देखने को मिले जिसको देखने के लिए सिर्फ लखनऊ से ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग आए। गजानन और योगीराज आम के नाम की ही तरह ये आम खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट हैं और देखने में भी अपने नामों की ही तरह हैं। राजधानी लखनऊ के पारा रोड पर स्थित योग बिहार बाग में सतीश चंद्र शुक्ला द्वारा 170 से भी अधिक प्रजातियों के आम का उत्पादन किया जाता है, जिसमें हर आम की अपनी एक अलग खासियत होती है। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव में सुरेश चंद्र शुक्ला को आम की बेहतर पैदावारी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित भी किया गया और सम्मान पत्र भी दिया गया। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना एक अलग मॉडल होगा जो हमारे देश की आवश्यकता के हिसाब से होगा। देहरादून में चल रहे स्वास्थ्य चिंतन शिविर के उद्घाटन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस चिंतन बैठक से जो कुछ निकलेगा वो देश के स्वास्थ्य की दिशा में तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए सभी राज्यों के शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव इकट्ठा हुए हैं। देहरादून में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ने मिलकर 2 दिन का स्वास्थ्य चिंतन शिविर आयोजित किया है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस चिंतन शिविर का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत का अपना मॉडल होगा जो देश की आवश्यकता के अनुरूप होगा। उन्होंने कहा कि राज्यों लोक भागीदारी से टीबी और सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों का उन्मूलन होगा ताकि देश आजादी के शताब्दी वर्ष तक स्वस्थ और विकसित राष्ट्र बन सके। जब देश अभी 2047 में आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे और तब तक का 25 इयर्स हमारा अमृत काल का समय है। हमारा चिंतन है अमृत काल के समय को समृद्ध करने के लिए है। हमारा चिंतन है अमृत काल में डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए जो हमारा गोल है, एक गोल को अचीव करने के लिए है, एक गोल का पाथवे तय करने के लिए है। हमारा चिंतन ये अमृत काल में हमारा हेल्थ सेक्टर हमारे देश के अनुरूप हो। हमारा हेल्थ सेक्टर का मॉडल हमारा देश के अनुरूप हमारे देश ने बनाया हुआ हो। ये अमृत काल में हम हमारे हेल्थ सेक्टर में हमारी विरासत से प्रेरणा लेके आगे बढ़े। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार की सहायता से राज्य के स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में 58 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेलीमेडिसिन ई संजीवनी से उत्तराखंड के लोगों को लाभ मिल रहा है। अटल आयुष्मान योजना ये हमारे प्रदेश के लिए एक वरदान साबित हुई है। इस योजना के अंतर्गत हमारे उत्तराखंड राज्य में 58 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड होल्डर के रूप में अभी तक उनका पंजीकरण हो गया है। उत्तराखंड के अंदर आम जनमानस को ई संजीवनी की सेवा का लाभ भी आज प्राप्त हो रहा है। हर नागरिक घर बैठे ही स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराने के लिए मोबाइल ऐप के जरिए ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवाएं भी प्रदान करने का काम हो रहा है। 2 दिन के इस चिंतन शिविर में अलग अलग विषयों पर 6 सत्रों में चर्चा होगी। इसमें आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शामिल हैं। इसके अलावा टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, खसरा, रूबेला और पीसीएनडीटी एक्ट, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर, मेडिकल नर्सिंग और एलाइड हेल्थ एजुकेशन और गैर संचारी रोगों पर भी चर्चा होगी। देवभूमि में आए डेलीगेट्स का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। इस चिंतन शिविर से राज्यों को एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिस और अनुभवों को साझा करने में भी मदद मिलती है। साथ ही साथ राज्य अपने राज्य के स्वास्थ्य चुनौतियों से जुड़े सुझाव भी केंद्र को देते हैं ताकि जो भविष्य में नीति बने तो उसमें इन चुनौतियों को ध्यान में रखा जाए। साथ ही साथ 2 दिन तक चलने वाले इस
चिंतन शिविर में देवभूमि उत्तराखंड के संस्कृति, खान पान और इनके जो परंपरागत तरीके हैं उससे भी डेलीगेट रूबरू होंगे। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, देहरादून। बात करें खेलों की तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में शानदार जीत हासिल की। उसने पारी और 141 रन से मैच को अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 की अच्छी शुरुआत हुई। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट इतिहास में 23वीं जीत हासिल की है। वेस्टइंडीज ने मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने पहली पारी में 150 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने पहली पारी में 5 विकेट पर 429 रन बनाए। टीम इंडिया को 271 रनों की बढ़त हासिल हुई। वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 130 रनों पर सिमट गई। इस तरह टीम इंडिया ने मैच को अपने नाम कर लिया। भारत ने एशिया के बाहर पारी के अंतर से सबसे बड़ी जीत हासिल की है। भारत की ओर से आर अश्विन ने दूसरी पारी में 7 विकेट समेत मैच में कुल 12 विकेट अपने नाम किए। वहीं इस मैच में पदार्पण करने वाले यशस्वी जायसवाल ने 171 रनों की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने। इस जीत के साथ ही रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला 20 जुलाई से ट्रिनिदाद में होगा। और सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। जोकोविच ने पुरुष एकल के पहले सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर को हराया। मौजूदा चैंपियन जोकोविच 9वीं बार इस टूर्नामेंट के। और आपको सीधे लिए चलते हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर अबू धाबी पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अबू धाबी से सीधी तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर अबू धाबी पहुंचे हैं और विमान से उतरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार सुदृढ़ हो रही है। और तपस भट्टाचार्य हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपस, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंच गए हैं और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तपस, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अबू धाबी में हैं। यूएई के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत और संयुक्त अमीरात के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है जो बीते कुछ सालों में लगातार सुदृढ़ हुई है और आगे और ज्यादा नए आयामों को तय करेगी। दो देशों की तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, आप से जानना चाहेंगे, इस समय हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंच गए हैं और विमान से उतरकर इस समय उनका स्वागत हुआ और वो जाते हुए क्या ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री अपने 2 दिनों की जो फ्रांस की यात्रा करके यूएई पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पे कि प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और एक जिस गर्म जोशी से उनका स्वागत किया वो सच में दर्शाता है इंडिया यूएई के जो रिलेशनशिप है वो कितने आगे, कितने महत्वपूर्ण हो चुके हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5वां दौरा है और इससे पहले भी हमने देखा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के साथ जो एक समन्वय किया है, एक रिलेशनशिप तैयार किया है, वो उसका हमें इस वक्त उसका फल देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी के मामले में भारत किस हद तक एक तरह से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो बहुत सारे मायनों में बहुत अहम है। खासतौर से अगर हम बात करें कि जिस तरीके से यूएई की जो लीडरशिप है, उनके प्रेसिडेंट के साथ जो उनकी लीडरशिप है, उसके साथ साथ जिस तरीके से आज यहाँ पे आएंगे और जो अलग अलग टॉपिक जो बात करेंगे वो एक तरह से दर्शाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि मैं एक चीज आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है बहुत कई मायनों में बहुत अहम है। एनर्जी को हमेशा से एक बहुत बड़ा मामला रहा है, लेकिन उसके साथ साथ
फिनटेक कहिए, एग्रीकल्चर कहिए, स्पेस कहिए, और ऐसे जितने भी और में मसले हैं, वो हर एक चीज पे वो डिस्कशन किया जाता है। प्रधानमंत्री 2014 के जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद से जिस तरीके से उन्होंने इंडिया रिलेशनशिप को महत्वता दी है, वो सच में एक दर्शाता है कि कितना इम्पोर्टेंट है यूएई मिडिल ईस्ट में। बिल्कुल, बहुत जी तपस, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, और इस दौरे से जुड़ी पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन चलिए तपस, आपके पास आना चाहूंगी। काफी हम दौरे की महत्ता की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री की अबू धाबी यात्रा जो है, ये यूएई की जो यात्रा है, कहीं ना कहीं समग्र रणनीतिक साझेदारी का एक नया अध्याय इस यात्रा से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, एक नया अध्याय लिखा जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम इंडिया और यूएई के बीच में एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि बहुत सालों से जिस तरीके से भारतीय तो अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी की यात्रा से भारत और यूएई के बीच जो समग्र रणनीतिक साझेदारी है उसका एक नया अध्याय शुरू होगा। भारत और यूएई के बीच कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है और उसे और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, ओवर टू यू। तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई के इस दौरे को किस प्रकार से देख रहे हैं, किस प्रकार का उत्साह है अबू धाबी में? जी, जैसे मैंने आपको कहा कि एनर्जी जो सिक्योरिटी जो है भारत और यूएई के बीच में हमेशा से ही एक अहम मुद्दा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से भारतीय मूल के लोगों ने यूएई की तरक्की में एक अहम भूमिका निभाई है, उसके बाद से उनका और यहाँ पे जो बैंकिंग सेक्टर कहिए, फाइनेंस कहिए, एग्रीटेक कहिए, रिलीजन कहिए, मतलब उनमें भी हर जगह पे भारत और यूएई एक अलग एक अगले लेवल पे अपनी दोस्ती को लेके गया है। आप ये समझना बहुत जरूरी है कि आप समझे 27 एकड़ से ज्यादा का एक जमीन दी गई है यूएई ने स्पेशल जेस्चर के तहत कि एक मंदिर बनाया जाए। भारत के जो लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, जो पहला इस तरीके का भव्य मंदिर बन के तैयार होगा। इनफैक्ट ये नेक्स्ट ईयर तैयार होने की उम्मीद है, फरवरी तक। तो उस पर काम भी जोर शोर से चल रहा है, हमने देखा भी है वहां पे जाके। तो ये शायद इससे पहले अगर हम 10 साल पहले की बात करें, 15 साल पहले की बात करें, शायद ये इम्पॉसिबल था ये सोचना भी। लेकिन पिछले 7-8 सालों में हमने देखा है, जब से प्रधानमंत्री 2014 में जब प्रधानमंत्री ने ये अज्यूम किया ऑफिस, उसके बाद से ये उनकी 5वीं यात्रा है। और हर यात्रा में हमने देखा कि जो दोस्ती के नए पैमाने तय किए जा रहे हैं, एक नई मिसाल दी जा रही है, एक माइलस्टोन तैयार किया जा रहा है। और हर एक ऐसा नहीं कि सिर्फ एनर्जी के ऊपर, सिक्योरिटी की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, आप समझिए कि आईआईटी दिल्ली अपना ओवरसी एक सेंटर खोलने जा रहा है अबू धाबी में। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले हम लोग चाहते थे कि दिल्ली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर विदेश में पढ़ने आते थे, लेकिन अब हमारी सिस्टम में जो परिवर्तन किया गया उसकी वजह से अब आप देखिए कि आईआईटी दिल्ली जैसा एक इंस्टीट्यूट बाहर खोला जा रहा है, जहां पे कि बाहर के लोग आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई करेंगे। तो देश के लिए एक मान सम्मान और एक सच में एक अलग ऐसी बात है कि लोग बहुत खुश, सारे जितने भी आपके जो डायस्पोरा है वो सच में बहुत खुश है, क्योंकि उनको सच में यहाँ पे एक वो इज्जत दी जा रही है। तो वो इज्जत इसलिए दी जा रही है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बायलैटरल रिलेशनशिप को आगे लेके गए हैं वो सच में तारीफ के लायक है। और वो बार बार हम जितने भी हमने डायस्पोरा के लोगों से बात की, उन्होंने यही कहा कि जब हम यहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, तो हमें वो इज्जत दी जाती है। और वो इसलिए दी जाती है क्योंकि जो एक रिलेशनशिप बिल्ड किया गया है भारत और यूएई का, वो सच में उस रिलेशनशिप वो इन सब चीजों में दिखता है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे फिनटेक की बात करें, भारत स्टार्टअप में एक अलग भूमिका निभा रहा है। हमारा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। और जो एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, यूएई नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, भारत नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। तो ये दोनों देश एक साथ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को अपनाने में जा रहे। तो ये दोनों एक टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, किस तरीके से फाइनेंस एक साथ किया जा सकता है, क्या
भारत और दिरहम और रुपया दोनों एक साथ एक्सचेंज हो सकता है कि नहीं? क्या यूपीआई, जैसे फ्रांस में अभी यूपीआई की शुरुआत करने की बात की गई, क्या उस तरह का कुछ ऐसा यहाँ पे इंडिया में हो सकता है कि नहीं? तो ये सब जो फाइनेंस की बातें हैं ये भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एनर्जी, यहाँ पे बहुत सारे मतलब वाइड रेंज ऑफ इश्यूज पे बात की जाएगी और शायद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा भी उतना ही सक्सेसफुल होगा जितना फ्रांस का दौरा रहा है। और यहाँ पे भी जो MOU साइन किया जाएगा उसमें ये सब चीजें एक के बाद एक उभर के आएगी। लेकिन इस वक्त तो मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आ चुके हैं और उनका ये करीब 6.5 घंटे का एक दौरा है, स्टॉप ओवर है बेसिकली फ्रांस से आने के बाद। लेकिन ये दौरा भी बहुत अहम है। जैसे मैंने बोला, इससे पहले भी प्रधानमंत्री जब भी बाहर से एक बार आए थे वहां पे फ्रांस से, तो भी यहाँ पे स्टॉप ओवर किया था। और एक और चीज है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं फ्रांस और यूएई की बात करें, क्योंकि एक ट्राइलैटरल इनिशिएटिव प्रधानमंत्री ने पिछले साल लिया था कि फ्रांस, इंडिया और यूएई, तो ये जो ट्राइलैटरल इनिशिएटिव है उसमें भी ये बहुत अहम ये जो मीटिंग है ये इंडिया, भारत और यूएई का, वो इसमें और इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्रांस का दौरा करके आए हैं और यहाँ से यूएई में भी आए हैं। तो बिल्कुल, भारत, फ्रांस और संयुक्त अमीरात जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो सामरिक हित हैं उनको साझा भी करते हैं और इस लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो ट्राइलैटरल इनिशिएटिव है ये इस पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि यूरोप में फ्रांस एक तरह से भारत का बहुत अहम हिस्सा बन के आया है पार्टनरशिप के साथ। और वैसे ही वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में एक जो यूएई है वो एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है भारत के साथ कि किस तरीके से ग्लोबल साउथ की जो आवाज बन के उभरे, तो ये ग्लोबल साउथ का वॉइस बन के उभरेंगे। और यही इस वक्त ये चल रहा है कि किस तरीके से और ज्यादा मजबूत किया जाए भारत और संयुक्त अरब अमीरात का जो यूएई का जो रिलेशन है वो और मतलब स्ट्रॉन्ग किया जाए। और तापस, यूएई साल COP28 की मेजबानी भी करेगा, तो इस लिहाज से देखा जाए तो भी ये दौरा काफी अहम हो जाता है। जी बिल्कुल, मतलब आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आप सोचिए कि क्राउन प्रिंस, यूएई के क्राउन प्रिंस खुद प्रधानमंत्री को लेने आए हैं, तो आप सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ CEO जो है मुबादला उनके वो भी आए, तो एक तरह से ये दर्शाता है कि जब क्राउन प्रिंस यूएई के खुद आके प्रधानमंत्री को मिलने जा रहे तो कितना अहम है उनके लिए भारत और यूएई का रिलेशनशिप। और आपने जैसे कहा कि COP की अध्यक्षता यूएई कर रहे हैं और भारत कर रहा है G20 की अध्यक्षता, तो G20 में भी स्पेशल इन्वाइटी है यूएई और COP में भी। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कॉटलैंड में कहा कि 2070 तक भारत नेट न्यूट्रल, कार्बन नेट न्यूट्रल में तब्दील हो जाएगा, यानी कि कार्बन का उत्सर्जन जो है वो 0 हो जाएगा। तो उसके लिए भी टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसा चाहिए और वो उस पे काम भी इंडिया और यूएई दोनों मिलकर कर रहा है। यहाँ पे भी जैसे COP28 की प्रेसिडेंसी यूएई कर रहा है, तो COP28 में भी। और तापस मैं इस समय आप अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं, देखिए शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिस तरह से स्वागत किया गया है वो तस्वीरें जो हैं हम अपने टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें भी तापस का बहुत कुछ बयान करती हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री को लेने के लिए खुद क्राउन प्रिंस खुद आए थे, तो क्राउन प्रिंस का आना एक तरह से दर्शाता है, यूएई के क्राउन प्रिंस का आना, कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। ये जो एक दूसरे को ये जो एक स्वागत जिस तरीके से क्राउन प्रिंस ने प्रधानमंत्री का किया, वो एक तरह से भारत की जो स्ट्रॉन्ग विल है, भारत जिस तरीके से आगे आया है एक ग्लोबल साउथ की आवाज बन के, तो वो भी एक तरह से उसका एक बताता है कि कितना यूएई के लिए इम्पोर्टेंस है भारत और भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है यूएई। तो ये जो आप देख पा रहे गार्ड ऑफ ऑनर मिलना, ये इतना ऐसा नहीं है कि हर किसी को गार्ड ऑफ ऑनर से मिलता है या फिर क्राउन प्रिंस खुद मिलने आते हैं और कंपनी के CEO मिलने आए हैं। तो ये यहाँ पे भारत एक तरह से, जैसे मैंने कहा कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, यूएई भी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले दोनों का जो इकोनॉमी है वो ऑयल बेस्ड या कोल बेस्ड है। जैसे भारत का जो इकोनॉमी है वो कोल बेस्ड इकोनॉमी है और यूएई का जो इकोनॉमी है वो यूएई का जो है वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी। तो कैसे ये दोनों कंट्रीज एक साथ मिलके डिसीजन ले और आगे बढ़े, तो वो एक बहुत अहम बात हो जाती है। तो कई दोनों देश उसमें काम कर रहे हैं और COP28 में आपने कहा कि
यूएई की प्रेसिडेंसी भी है, सही है। और भारत जैसे जिस तरीके से उभरा है पिछले 4-5 सालों में ग्लोबल साउथ की आवाज बन के, और यूएई चाहता है कि वो आवाज उनके साथ भी वो खड़े हो और दोनों मिलके एक ग्लोबल साउथ की एक अगुवाई करें कि किस तरीके से ग्लोबल साउथ की जो आवाज है अब वो पूरे विश्व में गूंजे। बिल्कुल, और हमने देखा है, देखिए जलवायु परिवर्तन और ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं, जो वैश्विक मुद्दे हैं, उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है वो जग जाहिर है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के लिए अपनी आवाज उठाते रहे हैं, प्रयास करते रहे हैं, वो जग जाहिर है। इस दौरे के दौरान भी जलवायु संबंधी कार्रवाई को तेज करने के बारे में, वैश्विक सहयोग को मजबूत बनाने के मुद्दे पर भी बातचीत होने की उम्मीद लगाई जा रही है। जी, आपने सही कहा कि जलवायु पे और एनवायरमेंटल कंसर्न जो है वो एक तरह से बहुत अहम है, और एनवायरमेंटल कंसर्न को लेके आज विश्व के सारे ही देश सजग है। उसके साथ साथ यूएई और इंडिया तो खास तौर से इस पे लगे जाते हैं। मैंने कहा कि अब जैसे पहले यूएई में भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा कार चलती है, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि ये जो कार्स हैं इनको ई व्हीकल में तब्दील किया जाए। उसके साथ साथ जैसे भारत में नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, तो यहाँ पे भी यूएई में भी हमने देखा है कि इनका भी एक हाइड्रोजन एक सिस्टम है, एक मिशन है, जिसके तहत ये क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों ही देश अब एक साथ इस पे काम करेंगे, और ये भी एक बहुत अहम मुद्दा रहेगा इस जो मीटिंग में। ये यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट यूएई के जो मिलेंगे, तो ये दोनों मिलके ये इन चीजों पे भी बात भी करेंगे कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है दोनों एक साथ उसके साथ काम करें और किस तरीके से दोनों ही देशों को लाभ मिले। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप ग्रीन इकोनॉमी में जाना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी ज्यादातर इस वक्त है वेस्ट कंट्रीज, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका के पास। इतना आसान नहीं है उनसे टेक्नोलॉजी लेना, लेकिन जिस तरीके से यूएई आगे बढ़ा है टेक्नोलॉजी में, और जिस तरीके से भारत अग्रणी रूप ले रहा है टेक्नोलॉजी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन में, तो दोनों एक साथ मिलके एक नई दिशा दे सकते हैं इस हाइड्रोजन मिशन को और अपने देश को एक नए रास्ते पे ले जाने के लिए। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी तकनीक एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो जो है जाहिर है नई तकनीक को किस प्रकार से अपनाया जाए और कैसे उसका विस्तार किया जाए, उसे लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास भी जो है देखने को मिलते हैं। भारत यूएई के एनर्जी के क्षेत्र में संबंधों को किस प्रकार से प्रगाढ़ता मिलेगी, किस प्रकार से और ज्यादा मजबूत होंगे, उस सिलसिले में भी बात होने की उम्मीद है। माफ कीजिए, मैं लास्ट आपकी आवाज नहीं सुनाई दी, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रही हूं कि तकनीक के क्षेत्र में जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है वो जग जाहिर है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बातचीत होने की उम्मीद है, फिर चाहे वो रक्षा और सुरक्षा सहयोग हो, द्विपक्षीय संबंधों का एक मुख्य स्तंभ बनता जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जब शीर्ष नेतृत्व के बीच मुलाकात होगी तो कई ऐसे क्षेत्र, एनर्जी के क्षेत्र, कई ऐसे मुद्दों पर बातचीत होगी। मैं सही कहा कि इन सब चीजों पे बातचीत की जाएगी। एग्रीकल्चर भी है, यानी कि खेती भी है, फिनटेक भी, जैसे मैंने कहा, फाइनेंस भी है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, स्पेस साइंस है, ये सब चीजें अलग से डिस्कशन में रहेगी। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भारत एक तरह से एक ट्रस्टेड फ्रेंड के हिसाब उभर के आया है यहाँ पे, और ये जब जिस तरीके से आया है उससे देश को और यूएई दोनों को, भारत और यूएई दोनों को उससे फायदा मिलेगा, क्योंकि दोनों ही देशों में टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे आ रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरा सबसे बड़ा एक बन के उभरा है इकोसिस्टम के हिसाब से, और यूएई में भी हमने देखा है कि जिस तरीके से पूरा बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंस सिस्टम इस तरह से उठ के आया, तो वो भी एक तरह से बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद बिन जायद यूएई के जो है वो बात करेंगे, वो इन सब चीजों में बात करेंगे। ये ग्लोबल चैलेंजेस जो होंगे उन पे भी बात करेंगे। जैसे शर्म एल शेख में या पिछले साल जो कॉप हुआ था शर्म एल शेख में, तो उसमें भी एक लॉस एंड डैमेज फंड करने की बात की थी। लॉस एंड डैमेज फंड यानी कि जिस तरीके से
जो अभी एनवायरमेंटल कंसर्न हो रहा है, जो जिस तरीके से कुछ देशों में दिक्कतें बढ़ रही है, तो उसको लॉस एंड डैमेज फंड किस तरीके से किया जाएगा, वो एक बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका जो बेस है, जैसे मैंने पहले भी कहा, रिन्यूएबल एनर्जी का बेस बढ़ाने की भी बात चल रही है। फॉसिल फ्यूल से जो रिन्यूएबल एनर्जी पे तब्दील करना है, उसके साथ ऐसे मैंने कहा कि इंडिया फ्रांस यूए का जो स्ट्रेटेजिक ट्राइलैटरल इनिशिएटिव है, जो शुरू हुआ था इससे पहले 2022 में, अगर मैं सही हूं तो सितंबर 2022 में ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू हुई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के गाइडलाइन से, तो वो भी एक अहम रह जाएगा। उसके साथ साथ न्यूक्लियर, सोलर एनर्जी और क्लाइमेट चेंज तो है ही, तो इन चीजों पे भी ये लोग बात करेंगे। बायोडायवर्सिटी एक और अहम मुद्दा है जिसमें प्रधानमंत्री बात करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये प्रधानमंत्री का 5वां दौरा है। इससे पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री कितने जब पेरिस इससे पहले भी गए थे, तो भी उसके बाद भी वो अबू धाबी होके आए थे, यूएई का उन्होंने दौरा किया था। तो ये जो दौरे हैं, ये 5वां दौरा है, ये एक तरह से एक बार फिर इंडिया यूएई के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग, एक मजबूती प्रदान करेगा। ये मजबूती जो है, ये आगे चल के ये विश्व में इन दोनों को आगे लेके जाने में बहुत सहायता करेगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से सीखेंगे, दोनों एक दूसरे को अपने टेक्नोलॉजी देंगे और उससे दोनों ही देशों के लोगों को फायदा मिलेगा। बिल्कुल, ये दौरा जो है कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और दोनों देशों के संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाएगा और दोनों देशों की जो जनता है उसको इसका फायदा जरूर मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तापस हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियां। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने पेज में, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें, यमुना में आई बाढ़ के बाद से दिल्ली के हालात बहुत खराब हैं। यमुना का जलस्तर भले ही थोड़ा कम हुआ है, लेकिन संकट अभी भी बरकरार है। लाल किले से लेकर आईटीयू, यमुना बाजार, लोहा पुल समेत दिल्ली के अनेक हिस्से पानी से लबालब भरे हुए हैं। स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आईटीयू सहित विभिन्न जगहों पर यमुना का दौरा किया। दिल्ली में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए सेना, एनडीआरएफ, दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग सहित दिल्ली सरकार के अन्य विभाग मिलकर युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आसमान में सामान्यतः बादल छाए रहने के साथ ही कुछ इलाकों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।
और हमारे सहयोगी संवाददाता चंद्रशेखर राजघाट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काजल साहू ITO से जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। हम तस्वीरें देख रहे हैं किस प्रकार से सेना, NDRF, इनके जवान जो है जो राहत बचाव का काम है उसको अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से राहत और बचाव के प्रयास चल रहे हैं और कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि जल जमाव की इस परेशानी से दिल्ली वालों को आज़ादी मिलेगी? शैला, जो सवाल आपने किया है वो सवाल शायद दिल्ली का आसपास का जो लोग फंसे हुए हैं वो भी इस सवाल वो कर रहे हैं कि कब तक उन्हें इस स्थिति में रहना होगा या दिल्ली को इस जमुना पार के आसपास की जो स्थिति है उससे निपटने में कितने दिन लग सकते हैं। जो डूब क्षेत्र है यमुना का, तो उसमें तो तकरीबन आप मान के चलिए कि वो वैसे का वैसे रहने की संभावना है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल जो वाटर लेवल है उसमें तब्दील होने की एक गुंजाइश रहती है। वो उमूमन ये एक प्रैक्टिस रही है। लेकिन जो जैसे मैं आप देख रहे हैं, आपके जगपाल को मैं कहूँगा वो दिखाएं कि जिस प्रकार से ये जो स्थिति एक है राजघाट की, ऐसी स्थिति लगभग आप देखिए यमुना पार के जो कई इलाके हैं उनमें भी एक स्थिति मौजूद है। समस्या इस पानी को निकासी की है कि इस पानी की निकासी किस प्रकार से होगी। और आप देख रहे हैं अब ये ठहरा हुआ पानी है, इसमें कोई हलचल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये धीरे धीरे जो ज़मीन सोख पा रही है वो सोख पा रही है, लेकिन इसकी निकासी को लेकर के अभी तक कोई ऐसे प्रयास नहीं है। और जो बताया जा रहा है कि जो कोशिश की गई, जो कोशिश ऐसे हो सकती थी वो यहाँ पर जो मशीन लगाई गई थी वो भी ठप है, जिस वजह से पानी उसमें भी घुसा है, जिस वजह से ये स्थिति हो रही है। तो शैला, माना जा सकता है कि अगर कोई प्रयास यहाँ पे किए जाते हैं, क्योंकि पानी को यहाँ से लिफ्ट करना होगा और इस तब जाकर के ये पानी यहाँ से निकलेगा। स्वतः ये पानी अपने आप निकासी का कोई इसमें मार्ग नहीं है, ये लॉक है, वाटर लॉगिंग जिसे आप कहते हैं वो आप मान सकते हैं। और ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर ये स्थिति है। जहाँ तक जो कच्ची कॉलोनी जहाँ पर है, जहाँ पर ये पानी घुसा है, वहाँ पर आप देखिए, या फिर जो सिविल लाइन्स के कुछ इलाकों में जहाँ पर ये पानी गिरा है, वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम कितना दुरुस्त है आप उसको देखना पड़ेगा। अगर ड्रेनेज सिस्टम बेहतर है, सफाई अगर समय रहते कर ली गई होगी, तो ड्रेनेज सिस्टम अगर जितना बेहतर होगा उससे आपका पानी की निकासी हो पाएगी। अदरवाइज जो भी इलाके हैं जहाँ पर पानी की लॉगिंग हो चुकी है, वाटर लॉगिंग, वहाँ से उसको लिफ्ट करना पड़ेगा। और इस काम में कम से कम हफ्ता भी लग सकता है, 4 दिन भी लग सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। और ऐसे में शैला, अगर बारिश हो जाती है, जैसे येलो अलर्ट दिया हुआ है, अब देख रहा हूँ मैं धीरे धीरे, सुबह से मौसम नहीं था, अब थोड़ा मौसम बन रहा है बारिश का, तो बादल आ रहे हैं। तो ऐसी अगर वो बारिश होती है तो कम से कम आप मान के चलिए कि स्थिति और भी मुश्किल भरी हो सकती है। हालांकि एक अच्छी खबर ये हो सकती है कि 207.58 मीटर जो पानी का लेवल गया है उसमें आप एक थोड़ी सी राहत बोल सकते हैं। लेकिन जब उत्तराखंड के लिए जब कहा गया है कि जिस प्रकार से वहाँ पर वैसे जो बारिश वहाँ पर हो सकती है, तो ऐसे में फिर ये जो पानी का जो लेवल है यमुना का वो बढ़ेगा। तो ऐसे में वहाँ पर किस प्रकार से हथनीकुंड बराज की बात हो या फिर इसे दिल्ली में आने से पहले रोकने की जो व्यवस्था है वहाँ पर कितनी मजबूत है और पानी कितनी किस लेवल पर यहाँ तक पहुँचता है, वो भी देखने वाली बात होगी। आने वाले टाइम में ये लेवल जो है वो बढ़ भी सकता है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए चंद्रशेखर। काजल भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ITO से। काजल, आप सुबह से यहाँ पर खड़ी हुई हैं और आप बता रही थी कि काफ़ी बदबूदार पानी है वहाँ पर जो है, और ऐसे में बीमारियों के खतरे भी बढ़ जाते हैं। तो उसे लेकर क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं ये बताइए। और जहाँ पर आप खड़ी हैं वहाँ आसपास क्या कुछ दुकानें या इस प्रकार की मेरे ख्याल में इतना जल जमाव है तो कोई दुकानें भी नहीं खुल पा रही होंगी? जी, यहाँ पर जल भराव की वजह से दुकानें, तो एक छोटा सा स्टॉल खुला है जहाँ पे खाने पीने की थोड़ी बहुत चीजें मिल रही हैं, लेकिन पीछे कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। वहाँ पे पूरा भरा हुआ है जल, और जल भराव की वजह से आगे लोग नहीं जा पा रहे हैं। रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है, यहाँ से लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ साथ एम्बुलेंस की गाड़ी जा रही है, जो अगर कोई अस्वस्थ महसूस कर रहा है या किसी की तबीयत खराब है तो उसे एम्बुलेंस में ले जाकर हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पर भीड़ भी बहुत लग चुकी है, क्योंकि लोग यहाँ पे आके खड़े हो जा रहे हैं और आगे कैसे जाए ये सोच रहे हैं। रिक्शा वालों के मदद से लोग इस रोड को पार कर रहे हैं, लोग पैदल इस रोड को पार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो
कारें हैं वो नहीं जा पा रही है, गाड़ियां जो वहां से यहाँ आ रही हैं उसमें बंद हो जा रही है। पानी की वजह से पानी आधे से ज्यादा गाड़ी को डुबा दे रही है। ले दे के लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये एक ऐसा रोड है जो बहुत सारी जगहों को कनेक्ट करता है। और अगर हम घूम के आने की बात करें तो लगभग 40 किलोमीटर का घुमावदार रास्ता है और 40 किलोमीटर घूमकर लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है। लोग फुटपाथ का यूज कर रहे हैं, थोड़े दूर जाकर फिर उनको पानी का दिखना है। और यहाँ पर भी आप पीछे देख सकते हैं कि लगातार जो है भीड़ दिख रही है। रेस्क्यू के लिए लगातार फायर ब्रिगेड आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है। आप पीछे देख सकते हैं लोग यहाँ पे रुककर सोच रहे हैं कि हम आगे जाएं या यहीं रुक जाएं। काजल, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। मैं आपसे कहूंगी कि आप भी अपना ख्याल रखिएगा और फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को ये तमाम ताज़ा स्थिति दिखाने के लिए, और चंद्रशेखर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी ये ताज़ा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त विद्यालयों की स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर कई कदम उठाए गए। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक अलंकार योजना है जिसका काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में शासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए अलंकार योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत जनपद फतेहपुर में राजकीय शिक्षा विभाग द्वारा संचालित 44 राजकीय विद्यालयों का चयन किया गया। इन राजकीय विद्यालयों के जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार का कार्य व मूलभूत सुविधाओं के सभी 16 पैरामीटर स्वच्छ पेयजल सुविधा, शौचालय, प्रयोगशाला, खेल मैदान, साइकिल स्टैंड, पुस्तकालय कक्ष, सोलर प्लांट की स्थापना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दिव्यांग शौचालय, ग्रुप एडवांसिंग यूनिट आदि से पूरा किया जा रहा है। हमारे विद्यालय में पढ़ाई भी अच्छी हो रही है और पहले से अच्छा भी हो गया है, पेंटिंग भी हुई है और क्लास में मेंटेनेंस भी हुआ है और पेयजल भी हमारे यहाँ अवेलेबल है और शौचालय भी साफ़ सुथरा मिलता है। पहले तो नहीं था बट अब हो गया। यहाँ पर पहले से काफ़ी अच्छे सुधार हुए हैं। पहले मतलब बिल्डिंग थोड़ा ख़राब थी लेकिन इस टाइम बिल्डिंग का नवीकरण हुआ है और यहाँ पे मतलब बारिश का पानी रोकने की सब अच्छे से व्यवस्था की गई है और यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे जो है पहले से जो है काफ़ी व्यवस्थाएं कराई गई है, डेंटिंग पेंटिंग कराई गई है, ज़मीन में टाइल्स वगैरह लगाए गए हैं, साफ़ सफाई और अच्छी रहती है, पेयजल की भी व्यवस्था बन गई है हमारे स्कूल में और यहाँ पर जो है सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं। फतेहपुर जिला के विद्यालय निरीक्षक अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि प्रोजेक्ट अलंकार योजना राजकीय विद्यालयों के जीर्णोद्धार और सुविधाओं की कमियों को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इन सभी विद्यालयों में 16 पैरामीटर में आधार पर काम करवाया जा रहा है जो राजकीय विद्यालयों के लिए एक नया रूप होगा। राजकीय विद्यालयों के पुनरुद्धार, उनके पुनर्निर्माण और जो गैप एनालिसिस है वहाँ पे जो कमियां हैं उनको पूरा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। 42 राजकीय विद्यालयों को चयनित किया गया है अपने फतेहपुर जनपद से, जिनके पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार की प्रक्रिया गतिमान है। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज फतेहपुर के प्रधानाचार्य उदय प्रभात का कहना है कि सरकार की ओर से प्रोजेक्ट अलंकार एक अच्छी योजना है जिससे विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है। राजकीय इंटर कॉलेज में फतेहपुर में प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत बड़ी ही शासन की बहुत ही अच्छी योजना है ये और इसके अंतर्गत विद्यालय का बहुत काम हुआ। सबसे महत्वपूर्ण काम तो छतों की मरम्मत का हुआ। इसके अलावा फर्श की मरम्मत का काम हुआ, प्रधानाचार्य कक्ष में टाइलिंग का कार्य हुआ, बरामदों में टाइलिंग का कार्य हुआ और शौचालय की मरम्मत हुई, पेयजल व्यवस्था कराई गई। उत्तर प्रदेश में कई अशासकीय विद्यालय की स्थिति काफी जर्जर बनी हुई है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के स्तर में सुधार के साथ साथ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। फतेहपुर से लोकेंद्र सिंह की रिपोर्ट, टीडी न्यूज।
और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कट्टरपंथियों द्वारा इंडियन काउंसलेट की बिल्डिंग में आग लगा दी गई थी। इसके विरोध में और भारत के समर्थन में आज अमेरिका के भारतवंशियों ने उसी काउंसलेट के सामने एकता मार्च निकाला। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।